तमाम देखने और सुनने वालों को सलमान हमीद का म्यूनिख जर्मनी से अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से हम आज के प्रोग्राम में लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे मेहमान को जिनका बुनियादी ताल्लुक मियां चन्नू से है, लेकिन वो अरसा दराज से लाहौर में मुकीम हैं। एक सीनियर शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तंजीम, तहरीक और अंजुमन के रूह रवां हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। मैं दावत देता हूँ आबिद हुसैन आबिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, शुक्रिया आपने अपना कीमती वालेकुम वक्त सलाम। हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। आबिद भाई, 2010 में जब मैं जर्मनी आने लगा तो मैं अनारकली आया करता था। आप और आप जैसे कुछ उस्तादजा, आपके साथी अदीब बैठा करते थे, वो महफिल जमाया करते थे देर रात गए तक, और मुझ जैसे नए लिखने वाले उस महफिल से मुस्तफीद हुआ करते थे। तो आजकल क्या ये सब होता है? जी सलमान, ये जिंदगी ज़ाहिर है, हमारी जिंदगी तो उसी तरह चल रही है। पाक टी हाउस में हम हर बुध को इजलास करते हैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का, और उसके बाद जो मजलिसी जिंदगी है जो तकरीबन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी और बहुत सारे शहरों में ख़त्म हो चुकी। वहाँ मजलिसी जिंदगी इंसान को बहुत सिखाती थी। किताब ठीक है, बहुत सिखाती है, अब इंसान पढ़ता है, लेकिन फिर भी किताब पढ़ने के लिए आपको एक उस्ताद की भी साथ जरूरत होती है। तो वो बिल्कुल। उस्ताद, ये मजलिसी जिंदगी बहुत बड़ा उस्ताद थी, ये एक बड़े उस्ताद का रोल प्ले करती थी। हम तो वहाँ नारकली में रात बैठते हैं, लेकिन जाहिर है अब कुछ कोरोना के मामलात कोई 2 साल से जो चल रहे हैं, उस वजह से दोस्त कम भी आते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी है, नए लिखने वाले आ रहे हैं और हमारा जो एक फरीजा है वो हम सरअंजाम दे रहे हैं। उन्हें जो हमारे पास है, जो हम बता सकते हैं, जो हमें इल्म है, हम बता रहे हैं दोस्तों को। जबरदस्त। तो जी आबिद भाई, नए लिखने वालों की बात हो रही है और मैं आपका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा और उसमें आपकी बहुत मुतासर कुन गुफ्तगू रही। उसमें आपने कहा कि 90 से 95% जो शायरी है वो महबूब और महबूबा के इर्द गिर्द घूम रही है, और जो शायर हजरात हैं, ख़ास तौर पर नए लिखने वाले जो हैं, वो खारजी मामलात पर, ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर नहीं लिखते या लिखना नहीं चाहते। उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान नस्ल जो है, क्या आपको लगता है कि वो इस तरफ जा रही है? और आपकी ज्यादातर शायरी किन मौज़ूआत पर है? देखिए, बात यह है सलमान मियाँ कि तरजीहात का मामला है, जो मैं पहले भी एक लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूँ। नए लिखने वाले को किसने बताना था? सीनियर्स ने बताना था। सही। अब जब सीनियर्स खुद ही जात के खोल को तोड़ना नहीं चाहते, उसी में रहकर तलबो रसद के पैमानों के मुताबिक वो ये बात कर रहे हैं कि शायरी, कौन सी शायरी बिकेगी, सराहा किसे जाएगा, तो भाई फिर वो आप ले मैन की सतह पे आप जा रहे हो। जब सीनियर ले मैन की सतह पे चला जाएगा, अब मुझे बताएं, मेरी 70 साल की उम्र हो, मेरी 65 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र है, मैं एक टीनेजर की तरह कैसे सोच सकता हूँ? ये मुमकिन ही नहीं है। सही। हर एज के, हर एज ग्रुप के अपने कुछ लवाजमात होते हैं। बचपन है तो इंसान शरारतें करेगा, जवानी में सही। इश्क करेगा, मनसूबे बनाएगा, बड़ा एनर्जेटिक होगा। बुढ़ापे में उसके उसमें संजीदगी आ जाएगी, वो नसीहतें भी करेगा, वसीयतें भी करेगा, लोगों को गाइड भी करेगा। तो वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बयान करेगा। तो एक हमारा 70 साल का जो शायर है, अगर कोई अदीब है, उसका बयानिया बिल्कुल ही एक टीनेजर की सतह पर है, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपना जो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो उसको बयान नहीं कर पा रहा या बयान करना नहीं चाहता। जब आपकी सीनियर लाट ऐसा बयानिया अख्तियार करेगी, तो आपके बाद के आने वाले जो लोग हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जूनियर जो हैं, तो वो क्या करेंगे? वो भी फिर वही देखेंगे कि बड़े बड़े ये कर रहे हैं, छोटे करेंगे। तो कारी की सतह पे नहीं जाना, हमने कारी को अपनी सतह पे लेके आना है, ताकि वो अलामत को समझे, इस्तियारे को समझे, उस बात को समझे जो हम कह रहे हैं, उस सोच को समझे जो हम माशरे में लिटरेचर के जरिए देना चाहते हैं कारी को। तो ये है, वो लोग जो हैं वो जात के हिसार में कैद हैं और इश्क भी उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। अब
हिजर का मामला, सारी की सारी शायरी क्लासिक में उठा लें, अब भी देख लें, वो हिजर का रोना रोए जा रहे हैं। ये हिजर कौन सा हिजर है भाई? इश्क को आपने अजाब बना लिया। आप अब इनको पढ़ लें, लगता है इश्क मुसीबत है, मोहब्बत अजाब है, रोना पीटना हाहाकार। क्या इश्क में सिर्फ हिजरी है? वसाल का कोई मानी नहीं है। तो मनफी बयानिए पे खड़े हैं, सारी शायरी उसी तरह की लकीर पे लकीर खींचते जा रहे हैं, उसी को लकीर पीट रहे हैं। मतलब दोस्त जो है वो इनका सांप है, जमीन रहने के काबिल नहीं है, आसमान दुश्मन है, महबूब जो है महबूबा वो रकीब को खुश करने वाली है, इश्क मुसीबत है, मोहब्बत अजाब है। ये मनफी बयानिया है। तो ये हो नहीं सकता कि आप हर एज में, हर उम्र के हर हिस्से में एक ही तरह से सोचते जाएं। आपका इसका मतलब क्या है? आपका ज़हनी इर्तिका नहीं हो रहा, आपका फिक्री इर्तिका नहीं हो रहा। तो ये मामला हैं। मैंने देखा ये कुछ जब से ये टिकटॉकर और ये जो हमारे सोशल मीडिया पे जो मामला बने हैं, इस रॉ में हमारे बड़े अच्छा लिखने वाले जो अच्छा लिख रहे थे वो भी उस सतह पे चले गए, निचली सतह पे चले गए, जो लेमैन की सतह है। उनका बयानिया भी वही हो गया जो बिल्कुल यानी बाजार में जो चीज बिकती है, मार्केट इकोनॉमी का दौर है, तो आपने वो बिकने वाली चीज बना के मार्केट में दे दी। ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के मुशायरे कभी बड़े संजीदा मुशायरे होते थे, वहां बड़े लोग जाते थे, मुनीर नियाजी, अहमदुद्दीन कासमी, इन लोगों के साथ हमने, और जितने उस वक्त के कतील शफाई बहुत सीनियर लोग थे, हमने उनके साथ मुशायरे पढ़े हुए हैं। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मुशायरे में ये लोग जाते थे। अब कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के मुशायरे बिल्कुल ही वो निचली सतह पे, वो काम बहुत नीचे चला गया। संजीदा लोग कहाँ, एक आध बंदा होता है वो जो खैर बरकत के लिए जिसे वो सदारत के लिए बुला लेते हैं, बाकी सारा मामला यही है। पहले जो जमाना था ना वो अच्छा था, सिखाने वाले भी थे, महफिलें भी आबाद थी। ये लाहौर माल रोड पर ही 4-5 ठिकाने थे शायरों दीबों के बैठने के। अब सिर्फ टी हाउस रह गया है। टी हाउस में भी सिर्फ कोई इजलास हो तो लोग शायर अदीब आते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स वो जो हैं वो वहां बैठते हैं, वो चाय वाय पी, गपशप लगाई और दोस्तों के साथ चले गए, अदरवाइज वो नहीं रहे। या अनारकली में हम बैठते हैं। एक जमाना था लक्ष्मी चौक में खालिद अहमद बैठते थे, नजीब अहमद बैठते थे, वो भी सिखाते थे दोस्त लोगों को, बहुत से लोगों को उन्होंने सिखाया। तो आबिद लेकिन भाई तरजीहात नहीं है। आपने जी बात की लिखने वालों की, सिखाने वालों की, सीखने वालों की, और आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि कुछ गज़लें खुद लिखते हैं, कुछ लिखवा लेते हैं और जल्दी से एक मजमूआ तैयार करके उसको छपवाने की जल्दी होती है। तो आपकी, मैं अगर अपनी किताब की बात करूँ, अभी हाल ही में मंज़र आम पर आपकी किताब आई है रात के हिसार में, शायरी का मजमूआ है। तो आप माशाल्लाह इतने सीनियर शायर हैं और आपने इतने बरसों के बाद ये किताब शाया की है, तो आप थोड़ा-सा बताइए कि इसके पीछे मुहर्रिक क्या था? आपने इतना इंतज़ार क्यों करवाया अपने क़ारीन को? देखें, वो उसकी वजह कुछ और है। मोहम्मद खालिद उनका नाम था, उनकी किताब भी नहीं छपी। फिर उनके मरने के बाद किताब छपी। हमारे एक और दोस्त थे यूसुफ हसन पिंडी से, बहुत अच्छे दानश्वर थे, बड़े अच्छे शायर थे, उनकी किताब भी उनके मरने के बाद छपी है। मेरा ऐसा इशू नहीं था, मेरा इशू कुछ और थे, मेरी तरजीह में शामिल नहीं थी ये चीज। यानी मेरी जिंदगी के वसाइल कुछ इस तरह इस नौइयत के थे कि हम वो लोग हैं जो बचपन से सीधे बुढ़ापे में दाखिल होते हैं। हम जवानी नहीं गुजारते, फिजिकली तो गुजारते हैं, लेकिन जवानी को जिस तरह से गुजारना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वो जो जवानी का जो अहद था वो हमने उस तरीके से नहीं गुजारा। तो ज़ाहिर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं वरासती हवाले से, कि वरासत में बड़ों के जाने के बाद वो जिम्मेदारियां आपको निभाना पड़ती हैं। तो कुछ फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा था, कुछ मामलात ऐसे थे कि ये मुझे करना पड़ा। तो ज़ाहिर है अब पब्लिशर जो है वो तो पैसे लेता है किताब छापने के, जी, ठीक है। अब वो पब्लिशर जब पैसे लेगा तो अपने पैसे किसी जरूरत को अपना कोई पेट काट के या कोई किसी जरूरत खत्म करके तो वो इसको तरजीह देनी थी। तो मैं किसी दूसरी जरूरत को किताब पर छापने पर तरजीह नहीं दे पाया, ये वजह थी। अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन इसका नुकसान भी मुझे हुआ। नुकसान ये हुआ कि 80s की वो ज़िया मार्शल्लाह के जमाने की जो शायरी थी वो लोग वो नहीं छप सकी।
और अगर मैं रीशेप करूं उन्हें तो वो हो सकता है, अदरवाइज मैंने उसे फिर जो वो नहीं छापी मैंने। ऐसी बात नहीं थी कि मैं छपवाना नहीं चाहता था, मेरी तरजीह मेरी मेरी बाकी जरूरतें इस जरूरत पर हावी थी। मैंने वो सही। जो पेश लफ्ज लिखा है इस किताब में उसमें कुछ चीजें का जिक्र भी किया है मैंने। अब ये दोस्तों ने ही सारा किया है, मैं कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है सारे दोस्तों ने, उन्होंने बड़ा मुझे मजबूर कर दिया कि मैं किताब छपवाऊं। मैंने सही। मटेरियल दे दिया, किताब छप गई, भाई ये था। आबिद भाई, बहुत खुशी है कि आपकी पहली किताब रात के हिसार में पब्लिश हुई, शाया हुई, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद और भी बहुत सारी किताबें आएंगी, ये किताब क़ारीन तक पहुंचेंगी। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी ऐसी ही गुफ्तगू का आपको हिस्सा बनाएंगे और फिर इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सलमान भैया, थैंक बहुत यू शुक्रिया। सलमान। तमाम देखने और सुनने वालों का एक दफ़ा से उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को देखा। आज के प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, क्या बेहतर हो सकता था, इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखते रहिए। सलमान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।